विद्यार्थियों, मैं रजनीश राठौर एक बार पुनः अपने चैनल में स्वागत करता हूं आप सभी का। पिछले 3 वीडियो में मैंने इंटरमीडिएट के चैप्टर से संबंधित पढ़ाया और उसमें मैंने पहला पॉइंट पूरा कर दिया था, बाय द यूज ऑफ पार्टिसिपल। वह टॉपिक जो है पूरा हो चुका था। अब विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे, उनकी रिक्वेस्ट थी कि हाई स्कूल स्टैंडर्ड पर आधारित वीडियो बनाया जाए। तो मैंने डिसाइड किया कि अब हाई स्कूल स्टैंडर्ड पर वीडियो अपलोड किया जाए। तो आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो कि क्लास 9 से 12 तक पढ़ा जाता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसका नाम है नरेशन, उसे मैं पढ़ाने जा रहा हूं। तो देखिए, इसमें लिखा है नरेशन और ऑब्लिक करके लिखा है स्टेटमेंट, फिर उसके बाद ऑब्लिक करके लिखा है स्पीच। तो नरेशन को हम स्टेटमेंट भी कहते हैं और स्पीच भी कहते हैं। वास्तविकता यह है कि जो नरेशन है वह नरेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत एक नाउन वर्ड है। नाउन है। नरेशन नरेट मेन वर्ब से बना हुआ है। नरेट मेन वर्ब का अर्थ होता है कहना, और स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट ये स्टेट मेन वर्ब से बना है, इसका मतलब होता है कहना। और जो स्पीच है ये स्पीक मेन वर्ब से बना है, इसका मतलब होता है कहना। कुल मिला के हिंदी में हम इसको कथन कहते हैं। तो नरेशन क्या होता है पहले आप ये जानोगे। तो इसकी परिभाषा हम बता रहे हैं। वक्ता द्वारा जो कुछ भी कहा जाता है, वक्ता द्वारा जो कुछ भी कहा जाता है उसे हम नरेशन अथवा स्पीच कहते हैं। वक्ता द्वारा जो कुछ भी कहा जाता है उसे हम नरेशन अथवा स्पीच कहते हैं। तो देखिए, एनीथिंग दैट इज स्पोकन बाय the speaker is called narration or speech। तो इसकी परिभाषा हुई कि वक्ता द्वारा जो कुछ भी कहा जाता है उसे हम नरेशन अथवा स्पीच कहते हैं। इंग्लिश में आप कैसे कह सकते हो कि एनीथिंग दैट इज स्पोकन बाय द स्पीकर इज कॉल्ड नरेशन और स्पीच। अब बात आती है कि नरेशन कितने प्रकार का होता है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नरेशन। और स्पीच। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नरेशन अथवा स्पीच। नरेशन 2 प्रकार का होता है, 2 तरह का होता है। पहला जो होता है वो हमारा होता है डायरेक्ट नरेशन। स्पीच, जिसे हम हिंदी में प्रत्यक्ष कथन कहते हैं। प्रत्यक्ष कथन कहते हैं। प्रत्यक्ष कथन कहते हैं। प्रत्यक्ष कथन क्या होता है? जब वक्ता द्वारा कहे गए कथन को उसी रूप में व्यक्त किया जाता है या प्रकट किया जाता है तो उसे हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं या डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जब वक्ता द्वारा कहे गए कथन को उसी रूप में व्यक्त किया जाता है तो इसे हम डायरेक्ट नरेशन अथवा डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो इसकी परिभाषा कुछ ऐसे हो जाएगी कि when the statement
ऑफ द स्पीकर is presented in the original form। तो देखिए, when the statement of the speaker, जब वक्ता का कथन इस प्रेजेंटेड व्यक्त किया जाता है इन द ओरिजिनल फॉर्म, उसी रूप में, ठीक है, असली रूप में व्यक्त किया जाता है, इट इज कॉल्ड डायरेक्ट नरेशन। एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लीजिए। राम said to me, comma, inverted comma, begin, लिखा है I am going to Delhi या लखनऊ today। लिखा है राम सेड टू मी आई एम गोइंग टू लखनऊ। ये लिखा है राम सेड टू मी आई एम गोइंग टू लखनऊ टुडे। राम ने मुझसे कहा आई एम गोइंग टू लखनऊ टुडे, मैं आज लखनऊ जा रहा हूं। तो डायरेक्ट स्पीच में दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है कामा इन्वर्टेड कामा से पहले वाला, जिसमें वर्ब दी रहती है से, और दूसरा भाग होता है जिसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो यह वक्ता के द्वारा कहा गया कथन होता है जो इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा जाता है, इसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो यह जो पार्ट होता है, यह पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, वर्ब। और जो यह पार्ट होता है इसे रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है, स्पीच। यह जो कामा इन्वर्टेड कामा के पहला वाला पार्ट है इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। बात समझिए। उसके बाद ये जो लिखा है इन्वर्टेड कामा के अंदर, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर ये जो लिखा है ये हमारा रिपोर्टेड पार्ट होता है, रिपोर्टेड स्पीच इसे कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है। तो बताया ना, कामा इन्वर्टेड कामा के पहले वाला भाग रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, और जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर भाग लिखा होता है यह वक्ता के द्वारा कहा गया कथन होता है, यह रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। और रिपोर्टिंग वर्ब में मोस्टली से फॉर्म का यूज होता है। मोस्टली से की कोई भी फॉर्म यूज की जा सकती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, जिसमें एस या ईएस लगा होता है। तो जब सीएस लिखेंगे तो केवल एस लगेगा। तो फिफ्थ फॉर्म और एनजी फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, कोई भी फॉर्म इसमें यूज की जा सकती है। मोस्टली से की फॉर्म ही यूज की जाती है इसमें। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। अगला हमारा जो होता है वो होता है इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन अथवा स्पीच। अप्रत्यक्ष कथन। इनडायरेक्ट स्पीच, नरेशन, इसको आपको कैसे समझना है? जब वक्ता के द्वारा कहा गया कथन उसी रूप में ना व्यक्त करके बल्कि उसे अपने ढंग या तरीके से व्यक्त किया जाता है
तो उसे हम इनडायरेक्ट नरेशन अथवा इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो फिर से बता रहा हूं, जब वक्ता के द्वारा कहे गए कथन को उसी रूप में व्यक्त ना करके अपने ढंग या तरीके से व्यक्त किया जाता है तो उसे ही हम इनडायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। तो देख लीजिए इंग्लिश में, when the statement of speaker is presented in the transformed form, it is called indirect speech. तो इसकी परिभाषा हो गई, इसकी डेफिनेशन हो गई, when the statement of the speaker is presented in the transformed का मतलब बदले हुए रूप में, उसी रूप में ना व्यक्त करके बदले हुए रूप में, transformed form, it is called indirect speech or narration. तो when the statement of the speaker is presented in the transformed form, it is called indirect speech. जब वक्ता के द्वारा कहे गए कथन को उसी रूप में ना व्यक्त करके अपने ढंग या तरीके से व्यक्त किया जाता है तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच और नरेशन कहते हैं। तो ये तो बात हो गई कि नरेशन क्या है। नरेशन दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट नरेशन अथवा स्पीच, उसे हमने इंग्लिश में लिख दिया, हिंदी में समझा भी दिया है। उसके बाद हमने एग्जाम्पल लिखा है, तो इसमें मैंने बताया कि यह जो पार्ट होता है यह रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट होता है और यह रिपोर्टेड स्पीच होता है, यह रिपोर्टिंग वर्ब होता है। कामा इनवर्टेड कामा के आगे वाला भाग रिपोर्टिंग वर्ब होता है और जो पीछे वाला भाग होता है जो कामा इनवर्टेड कामा के अंदर लिखा होता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दे लीजिए कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वह सदैव आगे लिखा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट जो होता है वह पीछे भी हो सकता है और रिपोर्टेड स्पीच आगे हो सकता है। लेकिन जब इसे आप इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसको लिखेंगे, उसके बाद उचित कंजक्शन लगाकर बाद वाला रिपोर्टेड स्पीच पार्ट जोड़ दिया जाएगा। लेकिन यह आपको देखने को मिल सकता है कि रिपोर्टेड स्पीच पहले हो सकता है, रिपोर्टिंग वर्ब बाद में हो सकता है। तो मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि जितना कुछ बताया गया है बोर्ड पर ये आपको समझ में आ गया है। तो आगे मैं बताने चल रहा हूँ कि कौन कौन से परिवर्तन होते हैं इसमें। डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के लिए निम्न बिंदुओं का परिवर्तन लिखा है। डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में
बदलने के लिए निम्न बिंदुओं का परिवर्तन। अब कौन कौन से बिंदुओं पर परिवर्तन होता है आपको देखना है। तो जो पहला परिवर्तन होता है वो होता है चेंजिंग ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। और जब रिपोर्टिंग वर्ब बदल जाती है तो हमें उचित कंजक्शन का प्रयोग करना होता है। तो यूज ऑफ प्रॉपर कंजक्शन। फिर तीसरा जो होता है वह होता है जब कंजक्शन का प्रयोग कर लेते हैं तो पर्सनल प्रोनाउन का बदलाव करते हैं। तो चेंजिंग ऑफ प्रोनाउंस। उसके बाद टेंस का परिवर्तन किया जाता है। चेंजिंग ऑफ टेंस। पांचवा जो होता है वो निकटता सूचक शब्दों का बदलाव होता है। तो उसमें लिखेंगे चेंजिंग ऑफ the words showing nearness of time and place. Changing of the words showing nearness of time and place. प्लेस और टाइम की नियरनेस निकटता बताने वाले शब्दों का परिवर्तन। पहला परिवर्तन होता है रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन। रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन किया जाता है। दूसरा परिवर्तन होता है तो उसके आगे उचित कंजक्शन का प्रयोग करना होता है। रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस किस टाइप का है, किस नेचर का है, उसकी प्रकृति देखकर हमें उचित कंजक्शन का प्रयोग करना होता है। उसके बाद तीसरा परिवर्तन है चेंजिंग ऑफ प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस का बदलाव किया जाता है। वह सब्जेक्टिव केस में हो सकता है, ऑब्जेक्टिव केस में हो सकता है और पजेसिव केस में हो सकता है। और वह प्रोनाउंस इम्फेटिव पजेसिव केस में भी हो सकता है और दिया गया प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव केस में भी हो सकता है। तो पर्सनल प्रोनाउंस का चेंज करना है। उसके बाद चेंजिंग ऑफ टेंस। टेंस का परिवर्तन करना है। अभी इसी पर चर्चा मैं करूंगा। टेंस का परिवर्तन करना है। फिर चेंजिंग ऑफ द वर्ड्स शोइंग नियरनेस टाइम एंड प्लेस। शोइंग नियरनेस ऑफ टाइम एंड प्लेस। समय और स्थान की निकटता को बताने वाले शब्दों का परिवर्तन करना है। इसका कोई नियम नहीं होता है, इसे आपको रटना पड़ता है। कुछ शब्द होते हैं जिन्हें बदलना होता है। तो मैं आगे बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो मैं रिपोर्टिंग वर्ब का बदलाव और उचित कंजक्शन का प्रयोग ये मैं साथ में ले चलूंगा। सेंटेंस का एक एक प्रकार आपको बताया जाएगा। असर्टिव सेंटेंस बताया जाएगा, उसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस बताया जाएगा, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताया जाएगा एंड देन उसके बाद आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बताया जाएगा। उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का नरेशन चेंज करना बताया जाएगा। तो ये जो पॉइंट है रिपोर्टिंग वर्ब का बदलाव और कंजक्शन का बदलाव, ये उसी में साथ ही साथ चलेगा। फिलहाल आज हम आपको चेंजिंग ऑफ टेंस, टेंस का परिवर्तन कैसे करना है वो हम आपको इसमें बता रहे हैं। तो देखिएगा, ध्यान दीजिए। चेंजिंग ऑफ टेंस। टेंस का परिवर्तन आपको देखना है आज। तो जो वर्ब होती हैं वो दो प्रकार की होती है, दो कैटेगरी में विभाजित हैं, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और दूसरी होती है मॉडल हेल्पिंग वर्ब। तो हम आपको एक तरीके से बता रहे हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब।
विद्यार्थियों, आपको पता है, आपने क्लास 6 से पढ़ रखा है कि जो टेंस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और प्रत्येक टेंस के अपने अलग अलग 4 काइंड भी होते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 काइंड होते हैं, पास्ट टेंस के 4 काइंड होते हैं और उसके बाद फ्यूचर टेंस के भी 4 काइंड्स होते हैं। इस प्रकार टोटल मिलाकर 12 काइंड्स हो जाते हैं। तो 12 टेंसेस को आपको इसमें सीखना है। तो हम आपको आपके लिए जानकारी के लिए बता दें कि डायरेक्ट स्पीच में 6 टेंस ऐसे होते हैं जो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय बदले जाते हैं। केवल 6 टेंस का परिवर्तन होता है, बाकी 6 टेंसेस का परिवर्तन नहीं होता है। तो वह 6 टेंस हम आपके सामने लिख रहे हैं। तो इसमें जो है प्रेजेंट के चारों काइंड बदले जाते हैं और पास्ट के केवल 2 बदले जाते हैं। पास्ट के केवल 2 बदले जाते हैं। प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट बदला जाता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस बदला जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बदला जाता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बदला जाता है। पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट टेंस बदला जाता है और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस बदला जाता है। फ्यूचर का कोई भी काइंड इसमें चेंज नहीं होता है। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम बदलते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब जो होता है, उसका मतलब यह है कि एक वचनकर्ता के साथ सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब का 5th फॉर्म आएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ 5th फॉर्म आएगा जिसमें एस या ईएस लगी होती है। और बहुवचन प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ बहुवचनकर्ता के साथ मेन वर्ब का 1st फॉर्म आएगा। अगर सेंटेंस निगेटिव है तो डू आर डज के साथ नॉट का प्रयोग किया जाएगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में एक वचनकर्ता के साथ मेन वर्ब का 5th फॉर्म आएगा और बहुवचनकर्ता के साथ मेन वर्ब का 1st फॉर्म आएगा। निगेटिव सेंटेंस में डू नॉट अथवा डज नॉट का प्रयोग होता है। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तभी आपको ये वर्ब डू और डज वर्ब देखने को मिल जाएंगी। तो इसको जब हम बदलते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस की पहचान यह होती है कि उसमें कर्ता कैसा भी हो, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो अथवा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो, उसके साथ मेन वर्ब की 2nd फॉर्म का यूज होता है। अगर निगेटिव सेंटेंस है तो डिड नॉट का यूज होगा। अगर निगेटिव सेंटेंस है तो डिड नॉट का यूज किया जाता है। तो इस प्रकार प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज किया जाता है। उसके बाद आप देख लीजिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज करते हैं। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इज, एन, आर होती हैं। तो इनको हम बदलते हैं वाज, वेयर में। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बदलते हैं पास्ट हैज है को हैड में परिवर्तित करते हैं। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम बदलते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज बीन,
और हैव बीन होती है, तो इसको हम बदलते हैं हैड बीन। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर 4 टेंस लिखे हुए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करते हैं। तो बताया कि अफर्मेटिव सेंटेंस में वचनकर्ता के साथ मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है, जबकि वचनकर्ता अगर जब होता है तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। निगेटिव सेंटेंस में डू नॉट अथवा डज नॉट का प्रयोग होता है, तो उसको जब बदलते हैं इंडायरेक्ट नरेशन में तो ये फिफ्थ फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, डू नॉट और डज नॉट को डिड नॉट में चेंज कर लेते हैं। सेंटेंस चाहे इंट्रोगेटिव हो चाहे निगेटिव। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज एंड आर होती है, तो जब डायरेक्ट नरेशन में हेल्पिंग वर्ब इज एंड आर होती है तो उसको हम वाज वेयर में चेंज कर लेते हैं। उसके बाद डायरेक्ट स्पीच में अगर वर्ब हैज हैव दी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वर्ब हैज हैव दी है, तो उसे हमें पास्ट परफेक्ट में बदलना है और वर्ब का चुनाव हैड के रूप में करना है। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की कोई भी हेल्पिंग वर्ब में हैज बीन या हैव बीन में से कोई भी डायरेक्ट नरेशन में आती है, तो जब उसे डायरेक्ट नरेशन में चेंज किया जाता है तो हैज बीन और हैव बीन की स्थान पर उसके प्लेस पर हमें हैड बीन लिखना होता है। तो इस प्रकार 4 टेंस मैंने लिख दिए हैं, तो यह आपको समझ में आ गया होगा। बाकी के बचे हुए 2 टेंस अभी आपको बताए जा रहे हैं। पास्ट इंडेफिनिट, इसको हम बदलते हैं पास्ट परफेक्ट और पास्ट कंटीन्यूअस को हम बदलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट में एक वचन करता हो या बहुवचन करता हो, अफर्मेटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म दी होती है, निगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट दिया होता है, तो उसे हमें परिवर्तित करना होता है पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैड होती है और उसके बाद हमें लिखना होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहां पर डिड नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया रहता है। तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहां पर जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का परिवर्तन होता है तो सेकंड फॉर्म दी होगी, या फिर निगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म दिया होगा, तो उसे जब इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित करेंगे तो हैड के साथ नॉट लगाएंगे अगर निगेटिव सेंटेंस है तो, अगर नहीं निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन हैड के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। यहां पर हेल्पिंग वर्ब भी बदल रही है और मेन वर्ब भी बदल रही है, जबकि प्रेजेंट के टेंस में मेन वर्ब नहीं बदलती है, केवल हेल्पिंग वर्ब बदल रही है। यहां पर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज करना है, तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर होती है। इसके साथ आईएनजी फॉर्म दी रहेगी अगर वाक्य में कार्य हो रहा है तो, और अगर वाक्य में कार्य नहीं हो रहा है, किसी कथन को व्यक्त कर रहा है, तो फिर उसमें मेन वर्ब का काम नहीं होता है, मेन वर्ब नहीं होती है। लेकिन इसे हम बदलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, तो यहां पर हम हैड बीन के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज कर लेते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से 6 टेंसेस का परिवर्तन होता है। प्रेजेंट के 4 बदले जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का परिवर्तन होता है, और पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का परिवर्तन होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का परिवर्तन नहीं होता है। फ्यूचर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, उसे आपको मॉडल हेल्पिंग वर्ब में भी बताया जाएगा।
और एक तरीका और है कि पास्ट इंडेफिनिट को अगर हम पहला मानते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस को अगर दूसरा मानते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस को अगर हम तीसरा मानते हैं और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम चौथा मानते हैं, तो जो पास्ट इंडेफिनिट है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है और जो पास्ट कंटिन्यूअस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है। तो आप अगर इसको याद करने में समस्या होती है तो आप कोड याद कर लो, 1 3 2 4 याद कर लो, 13 24 इस तरीके से आप 13 24 याद रखो हमेशा। तो 13 24 जब याद रहेगा तो जब भी पास्ट टेंस में किसी भी टेंस का परिवर्तन होगा तो आप आसानी से कर लोगे। 13 24 का मतलब ये होगा कि पहले वाले को तीसरे से, मतलब इंडेफिनिट को परफेक्ट टेंस में बदलना है, और 24 का मतलब यह होगा कि दूसरे को चौथे से, कंटिन्यूअस को परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। हेल्पिंग वर्ब आपको विधिवत याद होनी चाहिए, अभी समय है, लॉकडाउन की स्थिति में है, हेल्पिंग वर्ब आप याद कर लें। बिल्कुल सरसरी स्पीड में जब हेल्पिंग वर्ब याद होंगी तब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। अब हम आपको बता रहे हैं कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब का बदलाव कैसे होता है। मॉडल हेल्पिंग वर्ब का बदलाव क्या होता है? तो इसमें जो विल होता है उसे हम शैल में चेंज कर देते हैं, सॉरी विल को हम वुड में चेंज कर देते हैं, और जो शैल होता है उसे हम शुड में चेंज कर देते हैं, और जो कैन हेल्पिंग वर्ब होती है उसे हम कुड में चेंज करते हैं, और जो मे वर्ब होती है उसे हम माइट में चेंज करते हैं। अगर डायरेक्ट स्पीच में विल वर्ब आई हुई है तो उसको हम वुड में चेंज कर देंगे, शैल वर्ब आई हुई है तो उसे हम शुड में चेंज कर देंगे, और अगर कैन हेल्पिंग वर्ब आई हुई है तो उसे हम कुड में चेंज कर देंगे, और अगर मे वर्ब आई है तो उसे माइट में चेंज कर देते हैं। अब यहां पर एक प्रश्न उठता है आपके दिमाग में कि अगर सर वुड आ जाती है, शुड आ जाती है, कुड आ जाती है, तो अगर वुड शुड कुड वर्ब आ जाती है तो उसे परिवर्तित नहीं करना है, सेम टू सेम लिख देना है वुड। इधर जो ये मस्ट वर्ब होती है और जो आर्ट वर्ब होती है, आर्ट और यूज टू, इनमें परिवर्तन नहीं होता है। या वर्ब मस्ट, आर्ट या यूज टू, ये वर्ब अगर आती हैं तो आपको परिवर्तित नहीं करना है, बाकी इस प्रकार मॉडल हेल्पिंग वर्ब का बदलाव करना है। तो इसमें मैंने इतना बता दिया है कि नरेशन क्या होता है, स्पीच क्या होता है, उसके कितने भाग होते हैं, और टेंस का परिवर्तन आपको कैसे करना है, इसमें आपको ये सब चीजें बता दी गई हैं। आगे अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार प्रोनाउंस का चेंज करना है, प्रोनाउंस का कोई भी केस दिए होने पर उसे कैसे परिवर्तित करना है, और निकटता सूचक शब्दों का बदलाव भी आपको उसी में बताया जाएगा। देखिए, प्रोनाउंस का जो परिवर्तन होता है बहुत ही डिफिकल्ट होता है, बहुत ही कठिन होता है, लेकिन अगर वीडियो पर आप ध्यान देंगे, उसको सही से वॉच करेंगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको प्रोनाउंस चेंज करना एक ही बार में आ जाएगा, यदि आप वीडियो को सही से देखते हैं तो आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है, और अगला वीडियो आपको उसमें अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार प्रोनाउंस का चेंज करना है, किस प्रकार जो है निकटता सूचक शब्दों का बदलाव करना है। ये नरेशन चैप्टर हमारा जो स्टार्ट हुआ है लगातार चलता रहेगा, आप इसे गंभीरता से देखते रहें, नोट्स बनाते रहें, और हमारा आशीर्वाद है सभी विद्यार्थियों के लिए, और मैं ईश्वर से सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।
घर पर रहें, सुरक्षित रहें और सेल्फ स्टडी करते रहें। धन्यवाद।